वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम अपनी पॉलिटी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे हमारा डिमांड उठती है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को लेकर और उसको कैसे एक्सेप्ट किया जाता है इन द ऑगस्ट ऑफर ऑफ 1940। आज इसी से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। हमने पढ़ा था कि 1940 में ऑगस्ट ऑफर में हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड थी उसको क्या कर लिया गया था, एक्सेप्ट कर लिया गया था। अब उसके बाद एक्सेप्ट करने के बाद क्वेश्चन ये बनता है कि ठीक है, आपने बोला कि आप हमारी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओगे जिसका काम होगा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करना, पर उसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट विल बी द कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा जाता है। ठीक है, इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट क्रिप्स मिशन भेजती है जिसके चेयरमैन कौन होते हैं, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। और इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना एक ड्राफ्ट प्रपोजल भेजा हुआ था कि कैसे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाएगी इंडिया में। और वो प्रपोजल ये था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के लिए वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी। और इस असेंबली में मेंबर्स कैसे आएंगे, मेंबर्स इलेक्टेड होंगे और कुछ मेंबर्स नॉमिनेटेड होंगे। जो प्रोविंसेस हैं वहां की असेंबलीज अपने मेंबर्स इलेक्ट करके भेजेंगी और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वहां के जो रूलर्स हैं वो अपने मेंबर्स नॉमिनेट करके भेजेंगे। तो पार्टली इलेक्टेड होगी, पार्टली नॉमिनेटेड होगी। अब एक प्रोविजन और था क्रिप्स मिशन का। वो प्रोविजन क्या था कि वो वाली प्रोविंसेस जो अनविलिंग है ज्वाइन करने के लिए इंडियन यूनियन को, वो क्या कर सकती हैं, अपना एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती हैं और एक सेपरेट यूनियन भी बना सकती हैं। सो डायरेक्टली वो ये बोल रहे थे कि जो इंडियन यूनियन के साथ अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाना चाहते हैं वो प्रोविंसेस अलग से अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं और अपनी एक सेपरेट यूनियन भी बना सकते हैं। अब नाउ इस मिशन को क्रिप्स मिशन को इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग दोनों ने ही क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। दोनों का रिजेक्ट करने का रीजन अपना अपना था। कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट किया कि ये हमारा एक ब्लूप्रिंट है ऑफ पार्टीशन, क्योंकि ये डायरेक्टली बोल रहा है सीधा सीधा हमें कि जो इंडिया के इंडियन यूनियन के साथ रहना चाहता है वो अलग हो जाए। सो इट इज क्लियरली गिविंग यू अ ब्लूप्रिंट ऑफ पार्टीशन। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान की डिमांड की कुछ भी बात नहीं हुई थी इसमें, पाकिस्तान के क्रिएशन की कोई भी बात नहीं हुई थी। इस वजह से मुस्लिम लीग ने इसको इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि इट डज नॉट टॉक अबाउट द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान बनाने की तो कहीं बात ही नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि जो प्रोविंसेस अनविलिंग है, किसी कम्युनिटी का तो नाम ही नहीं लिया कि सारे मुस्लिम्स जो हैं वो अलग से अपनी कंट्री बना सकते हैं या ज्यादा प्रोविंसेस मिलके अपनी कंट्री बना सकते हैं। उन्होंने बोला कि जो प्रोविंस नहीं ज्वाइन करना चाहती है पूरी की पूरी प्रोविंस वो अलग हो सकती है। तो इन दोनों रीजन ने अपने अपने रीजन की वजह से इस मिशन को रिजेक्ट कर दिया। अब फिर ये थोड़े टाइम के लिए बात पोस्टपोन हो जाती है। वर्ल्ड वॉर 2 फिनिश होती है सितंबर 1945 में। अब वर्ल्ड वॉर 2 फिनिश होने के बाद 19 सितंबर 1945 को जो उस टाइम वॉइस रॉय थे इंडिया के, लॉर्ड वेवेल, उन्होंने अनाउंस किया कि सेंट्रल एंड प्रोविंशियल इलेक्शंस होंगे इंडिया में दिसंबर 1945 से लेके जनवरी 1946 में। तो वो अनाउंस करते हैं कि इंडिया में सेंट्रल और प्रोविंसेस के लिए जो इलेक्शंस होने हैं वो रहेंगे फ्रॉम द दिसंबर 1945 टू जनवरी 1946। अब फिर जो बोली गई थी डेट्स उन पे प्रोविंसेस हुए। टोटल 11 प्रोविंसेस में इलेक्शंस होते हैं। उसमें से 8 प्रोविंसेस जो थी, 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस मेजॉरिटी लेके चली जाती है। ठीक है, मेजॉरिटी सीट्स वॉन बाय कांग्रेस। अब जो बाकी 3, टोटल 11 थी, 8 में कांग्रेस हो गई, तो बाकी की जो 3 बची वो कौन कौन सी थी, बंगाल, पंजाब एंड सिंध। यहाँ पे कांग्रेस नहीं थी, अलग अलग पार्टीज का यहाँ पे जो है, यहाँ पे मुस्लिम लीग को भी अच्छी सीट्स मिली थी क्योंकि उस टाइम पे तीनों ही मुस्लिम मेजॉरिटी हमारी प्रोविंसेस थी। फिर इलेक्शन होने के बाद फिर उस टाइम ब्रिटिश एक पीएम थे, उस टाइम के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली।
इनडायरेक्टली इस प्रॉब्लम को दोबारा सॉल्व करने के लिए इंडिया में एक कैबिनेट मिशन प्लान भेजते हैं। कब भेजते हैं? मार्च 1946 में ये कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया पहुंचता है और इस कैबिनेट मिशन प्लान के टोटल 3 मेंबर थे, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस एंड स्टेफर्ड क्रिप्स। ये 3 मेंबर्स आते हैं और ये तीनों ही मेंबर थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के। ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर्स थे और इनका काम क्या था कि इंडिया में एक क्या बना के देनी है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के देना, उसके लिए डिस्कस करना, रिकमेंडेशन एंड प्रपोजल रेडी करना वाज द ड्यूटी एंड प्लान ऑफ दिस मिशन। अब आगे फिर ये अपने कैबिनेट मिशन प्लान में क्या प्रपोज करते हैं कि टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सीट्स होंगी 389। अब इन सीट्स को डिवाइड किया जाएगा 93 एंड 296 में। जो 93 सीट्स दी जाएंगी वो दी जाएंगी आपकी प्रिंसली स्टेट्स को, और जो बाकी की 296 है इसको भी ब्रेक कर दिया था, 292 अलग कर दिया था, 4 अलग कर दिए थे। अब ये जो 296 सीट्स है ये सीट्स हमने दी थी ब्रिटिश इंडिया को। तो ब्रिटिश इंडिया, अब उसमें 292 ये सीट्स अलॉट करी गई थी गवर्नर्स प्रोविंसेस को, और जो रिमेनिंग 4 सीट्स थी ये आपकी थी चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस। चार सीट। अब कई बार हमें याद रहना चाहिए वैसे तो ये जनरली कि वो 4 कौन सी आपकी गवर्नर्स प्रोविंस चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस थी। तो हम याद कैसे कर सकते हैं? वी कैन लर्न इट थ्रू ABCD। कौन कौन सी? अजमेर, ब्रिटिश बलूचिस्तान, C से आ गया आपका कूर्ग, एंड D से आ जाता है आपका दिल्ली। ठीक है, सो हम इसको लर्न कर सकते हैं थ्रू ABCD। तो ये आपका सीट्स का क्या रहता है, उन्होंने ऐसे डिवाइड कर दी थी कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की टोटल 389 सीट्स ऐसे ऐसे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब क्वेश्चन है कि इन सीट्स पे कैसे पर्सन अपॉइंट होंगे। तो अब बोला गया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसमें इलेक्टेड मेंबर्स भी होंगे और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होंगे। इलेक्टेड मेंबर्स कौन होंगे? ये आएंगे आपके ब्रिटिश इंडिया से। ब्रिटिश इंडिया मतलब आपके प्रोविंसेस। और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे ये आएंगे फ्रॉम आवर प्रिंसली स्टेट्स, वो नॉमिनेट करेंगे। अब यहाँ पे मैप पे देख सकते हो, जो ऑरेंज कलर में है वो ब्रिटिश इंडिया की प्रोविंसेस हैं और जो ब्लू कलर में है वो है हमारी प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, अब ये तो नॉमिनेशन के थ्रू आएंगे। द क्वेश्चन इज कि इनका इलेक्शन कैसे होगा? क्या नॉर्मल कॉमन जो जनता है भारत की वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेगी? सो द क्वेश्चन आंसर इज नो। इनको कौन इलेक्ट करेगा? देखो हमने पहले पढ़ा पीछे, यहाँ पे वापस चलते हैं कि यहाँ पे आपकी इलेक्शंस हो गई थी, प्रोविंशियल और सेंट्रल इलेक्शंस हो चुकी हैं। तब यहाँ पे जनता ने ऑलरेडी अपने जो है पर्सन्स को इलेक्ट कर दिया हुआ है। अब ये जो ऑलरेडी वहां पे इलेक्ट हुए हैं जो मेंबर्स हैं प्रोविंशियल असेंबली के, जो पीछे हमने पढ़ा था कि जिनकी इलेक्शंस हुई थी, वो नॉमिनेट करेंगे आपके, सॉरी वो इलेक्ट करेंगे, नॉट नॉमिनेट, वो इलेक्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को। तो हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्शंस तो हुई लेकिन किस टाइप की? इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया उनको, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्टेड तो तब होते अगर जनता भारत की वो इनको इलेक्ट करती, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती। अब उन्होंने अपने जो रिप्रेजेंटेटिव चूज किए हुए थे प्रोविंशियल असेंबली में, उन्होंने आगे इलेक्ट करना था मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। तो थे तो ये इलेक्शंस, बट ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे। ठीक है, और उसके अलावा जो हमारी ये टोटल 296 सीट्स थी, जिसमें से हमने पढ़ा कि 292 आपकी
थी मेन गवर्नर्स प्रोविंसेस के लिए, उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। तो अगर किसी प्रोविंस की पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसको सीट्स भी ज्यादा मिलेंगी, अगर किसी प्रोविंस की पॉपुलेशन कम है तो उसको सीट्स भी कम मिलेंगी। अब आगे देखते हैं कि ये जो इलेक्शंस की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस, ये जुलाई अगस्त में हो जाते हैं आपके 1946 में। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया, ठीक है, जुलाई अगस्त में इलेक्शंस हो जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। अब क्या है, जब इलेक्शन होने के बाद ये हमारा रिजल्ट निकलता है, 296 जो सीट्स थी टोटल, उनमें से 208 सीट्स हैं, इन पे जीत होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। 73 सीट्स पे मुस्लिम लीग, एंड जो बाकी 15 सीट बची थी रिमेनिंग, ये आप बोल सकते हो जो अदर्स थे या जो आजाद उम्मीदवार जिनको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट, वो थे। सो अब जब क्या होता है, सबसे पहले तो जो हमने प्रिंसली स्टेट्स को पीछे पढ़ा कि 93 सीट्स हमने अलॉट करी हुई थी, ये 93 सीट्स जो है खाली रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स डिसाइड करती हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन नहीं करेंगी। उसके अलावा मुस्लिम लीग भी क्या करती है, डिसाइड करती है कि वो भी ज्वाइन नहीं करेगी, क्योंकि उसको अपना चाहिए था सेपरेट कंट्री, सेपरेट पाकिस्तान चाहिए था। सो व्हाट हैपेंस इज कि जब पहली मीटिंग फिर होती है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, कब होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग? 9 दिसंबर 1946 में, ठीक है। इसमें सिर्फ कितने मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं? टोटल 211 मेंबर्स। तो टोटल 389 जो अलॉटेड सीट्स थी उसमें से 211 मेंबर, 211 मेंबर्स हमारी फर्स्ट मीटिंग को क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं। अब मीटिंग में क्या होता है, जो एक फ्रेंच प्रैक्टिस है, फ्रांस की प्रैक्टिस है कि जो भी सीनियर मोस्ट होगा, एज में जिसका भी सबसे ज्यादा एज होगी, उनको हम अपॉइंट कर देंगे टेम्पररी प्रेसिडेंट। तो फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो हमारे कौन थे? ओल्डेस्ट मेंबर थे, ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इनको अपॉइंट हम कर देते हैं टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि फिर बाद में हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो अपॉइंट हो जाते हैं परमानेंट प्रेसिडेंट, और वो आगे का जो स्टोरी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे।